प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत आज हमारा विषय फिर एक बार संसद पर केंद्रित है। संसद में आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के द्वारा आखिरकार बहुप्रतीक्षित वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश कर दिया गया। बिल को पेश किए जाने को लेकर हुए मत विभाजन की प्रक्रिया से पहले जो कुछ भी संसद में हुआ वो हमारे इस लक्ष्य को काफी दूर ले जाता है, जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2029 में यह देश वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर चल पड़ेगा। सत्तारूढ़ गठबंधन के अंतर्गत 32 दल अधिकृत रूप से इस संविधान संशोधन के साथ खड़े दिखाई दिए, वहीं 15 राजनीतिक दल इस संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव की खिलाफत करते हुए दिखाई दिए। संविधान संशोधन के अंतर्गत जिस प्रकार की प्रक्रिया बनी हुई है उसके अंतर्गत 2/3 बहुमत से सदन के दोनों सदनों से इस बिल का पारित होना जरूरी है। वर्तमान में जिस प्रकार के संख्या के आंकड़े हैं उसमें यह बड़ी दूर की कौड़ी लगती है, और दूर की कौड़ी इसलिए भी लगती है क्योंकि आज विपक्ष के तेवर इस बिल को लेकर काफी सख्त थे। यह बिल रातों रात नहीं आया है। तकरीबन 50 साल से इस बात पर देश में विचार किया जा रहा है कि ये बार बार हर 3 महीने में किसी ना किसी रूप में जो चुनाव का घटनाक्रम चलता है वो हमारे देश की प्रगति को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है। जब इस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखा जाता है तो आचार संहिता के माध्यम से, अलग अलग संस्थाओं की व्यवस्था के माध्यम से कहीं ना कहीं देश प्रदेश की प्रगति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खर्चा अलग होता है। इस प्रकार की दलीलों के साथ में यह आवश्यकता समय समय पर जताई गई कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो देश में चुनाव एक साथ होते ही थे, पर बदलते घटनाक्रम के साथ, सियासी घटनाक्रम के साथ में चुनाव अलग अलग होने लगे। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में नरेंद्र मोदी जब सत्तारूढ़ हुए तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को वक्ती जरूरत के मद्देनजर जरूर लागू करेंगे, और अपनी संजीदगी जताने के लिए ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ कि एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को एक कमेटी का प्रमुख बनाकर यह दायित्व सौंपा गया हो। पर रामनाथ कोविंद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई 15 सदस्यीय समिति के माध्यम से कि वह प्रारूप तय करे संविधान संशोधन का, जिसके माध्यम से वन नेशन वन इलेक्शन को एक कानूनी जामा पहनाया जा सके। लंबी मशक्कत के बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रस्ताव सरकार के हवाले किया। कैबिनेट में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के हवाले से गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन को यह बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पर व्यापक चर्चा की जरूरत है, इसलिए इसे जेपीसी के पास भी भेजा जा सकता है और वहां पर विस्तृत चर्चा के माध्यम से, आम सहमति के माध्यम से इसको लागू किया जाए। पर संसद में आज विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी तमाम दल एक सिरे से इस संशोधन को खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये तानाशाही की ओर ले जाने वाला कदम है, यह संविधान पर हमला है, यह राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। तो कुल मिलाकर इतने तमाम पहलू निकल कर आए हैं तो जरूरत बनती है कि हम इस पर एक खुलकर चर्चा करें। तो आज चर्चा के अंतर्गत हम इसी पर बात करेंगे कि एक देश एक चुनाव जरूरी, किसकी क्या मजबूरी। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करने की ईमानदार कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि अपने भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। प्रेमचंद जी के द्वारा क्या कमाल की बात कही गई थी। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही शुरू किए थे आजादी के बाद, अब हमने अपने कारणों से इलेक्शन को सतत प्रक्रिया में तब्दील कर दिया। अब अगर इसको व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है तो इसको लेकर इतना भय का वातावरण क्यों बन रहा है? कौन सी आशंकाएं हैं जिसके चलते इस सुधार के संदर्भ में वैसी आम सहमति दिखाई नहीं दे रही जो सिद्धांत दिखनी चाहिए? समझने की कोशिश करते हैं। हमें समझाने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता है, वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, विदुषी महिला हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व हमारी इस चर्चा में कर रही हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रह चुके हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार हैं, वो हमारे साथ हैं। और इन सबके बीच में एक खास नाम जो हमारे साथ में है वो डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का। आलोक शुक्ला जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे और एक लंबा समय उन्होंने देश के उपचुनाव आयुक्त के रूप में भी बिताया है। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनीता दुग्गल जी से
करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं, जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो। पार्लियामेंट को अधिकार देता है, विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ये एक ऐतिहासिक बिल होगा और ये जो कदम जो उठाया जा रहा है हमारी सरकार से, ये सचमुच में एक बहुत ही अच्छी जबरदस्त पहल है, क्योंकि ये जो है इससे बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो कम होगा। नहीं तो हमेशा हम देखते हैं कि हर साल जो है कोई ना कोई इलेक्शन चलता रहता है। इलेक्शन जब चलते हैं तो जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है, फिर सारे के सारे काम जो है वो लंबित पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और फिर जब सारा पहले 1962 उससे 67 से पहले भी ऐसे ही होता था, तो ये इस तरह से अगर एक नेशन वन इलेक्शन वन नेशन होगा, तो ये बहुत एक ऐसी पहल है जो बहुत आगे आने वाले समय में हमारे देश को आगे लेकर जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी दलील है, पर मेरे साथ में सुनीता दुग्गल जी है। सुनीता दुग्गल जी उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, जिसके संदर्भ में कहा जाता है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। थक गए सुनीता जी चुनाव लड़ते लड़ते, हमेशा चुनाव ही लड़ना पड़ता है, इसलिए कहा कि संविधान का ही संशोधन कर दो। अब और इस तरीके से नहीं रहा जाता, या कौन सी जरूरत आन पड़ी जिसके चलते आप इसको लेकर आ गए हैं संविधान संशोधन को, और वाकई संविधान संशोधन करना चाहते हैं, या एक शिगुफा आपने फिर छोड़ दिया है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हिमांशु जी, देखिए बिल्कुल ये देश हित में लाया गया कदम है और ये कोई आज का कदम नहीं है। अगर आप इसके इतिहास में जाएं तो फर्स्ट इलेक्शन जो है हमारा 1952 में हुआ था, और उसके बाद जो है 1967 तक लगातार जो है वो वन नेशन और वन इलेक्शन रहा। लेकिन ये गड़बड़ कहाँ से हुई? आज बहुत जरूरत है कि हम वहां पर भी जाएं, वहां पर भी बारीकी से देखें कि ये जब वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था तो ये बीच में गड़बड़ कहाँ पे आई। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 1959 के अंदर केरल की जो सरकार है वो हमारी पूर्व के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भंग कर, और उसके बाद 1960 में वहां पर इलेक्शन करवाए गए, और 1962 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो केरला में इलेक्शन नहीं करवाए गए क्योंकि केवल 2 ही वर्ष हुए थे वहां पर अभी सरकार बने। और उसके बाद 1964 में फिर केरल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, और 1964 में इलेक्शन हुए लेकिन सरकार नहीं बनाई गई क्योंकि 1967 में फिर से जो है वो जनरल इलेक्शन होने थे, और 1967 में फिर दोनों के इलेक्शन वहां पर जो है स्टेट के भी और जनरल इलेक्शन जो है वहां पर हुए। और 1968 में भी आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह जो है उनको बर्खास्त करके हमारी पूर्व के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया, और इसी तरीके से पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और इसी तरीके से पश्चिमी बंगाल के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो ये आप ये देखिए कि एक जो अच्छा भला सिस्टम चला आ रहा था इसमें डिस्टर्ब करके, और वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब कब हुआ कि जब 1972 का जो जनरल इलेक्शन था उसको प्रीपोन करके 1971 के अंदर ही करवा दिया, तो उससे सब कुछ चरमरा गया। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि 1983 के अंदर जो एक चुनाव आयोग है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको फिर से वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। 1999 के अंदर
फिर जस्टिस जो है बीपी रेड्डी जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट, उनकी अगुवाई के अंदर जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 170वीं रिपोर्ट जो है अपनी पेश की और उसका नाम था रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ। और उसमें भी उन्होंने सजेस्ट किया कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और आप ये देखिए कि आज हम चलते चलते जो है, उसके बाद 2015 के अंदर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग जो कमेटी है, 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2015 की जो पार्लियामेंट कमेटी जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटी, उन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया। 2017 के अंदर नीति आयोग ने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2018 के अंदर लॉ कमीशन की रिपोर्ट में जो जस्टिस बीएस चौहान के जो है अगुवाई में हुई, उन्होंने फिर से ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सुनिए, होना। मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। ऐसे किस्से कहानियों के तो दस्तावेज भरे पड़े हैं। आप बहुत प्रखर राजनेता रही हैं, बहुत दक्ष प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। एक बुनियादी सवाल से इस चर्चा को विस्तार देते हैं। इस देश में एक चुनाव आयोग है और 4 महीने पहले उस चुनाव आयोग की हैसियत नहीं रही कि वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करा सके। हरियाणा, जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभाओं का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा था। चुनाव आयोग अपने तंत्र को इतना मजबूत नहीं माना, इतना सक्षम नहीं माना, इतना सुव्यवस्थित नहीं माना कि 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करा सके। उस देश में आज आप दावा कर रहे हैं संसद में बिल पेश करके कि देश के लिए बड़ा जरूरी है और हमें बहुत कुछ बचाना है, बहुत कुछ सहेजना है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। वाकई देश के लिए आप ये संशोधन चाहते हैं या कुल मिलाकर दल का हित आपको जब जिस अनुसार दिखाई देता है उस अनुसार कर लेना चाहते हैं? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। जिस चुनाव आयोग की हैसियत नहीं रही 4 महीने पहले 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने की विधानसभा का, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव करेगा? विधानसभा का, लोकसभा का, नगर पालिकाओं का, पंचायतों का? वाकई देखिए हिमांशु जी, इससे पहले भी जब इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन होते रहे, तो आप ये मत समझिए कि हमारा चुनाव आयोग जो है वो इतना कमजोर है कि लगातार जो है इतने इलेक्शंस जो जिसने करवाए हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकता। और हमारी जो पार्टी है उसका मोटो ये है कि सबसे पहले देश, उसके बाद दल और उसके बाद स्वयं। तो ऐसे उसमें ये कह देना कि हम अपने दल के लिए ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जैसा कि मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई पूरी, और उसके तहत जो है शनै शनै हम लोग जो है इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें आपने इतिहास बताया 70 साल पुराना, 60 साल पुराना, 40 साल पुराना। मैंने आपको केवल उदाहरण दिया 4 महीने पुराना। चुनाव होना था। और छोड़िए, दिल्ली के मौजूदा सरकार ने चाहा था कि साथ में चुनाव करा दिया जाए, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरा सवाल आपसे वापस दोहराता हूं, चुनाव आयोग ने बाकायदा असमर्थता जाहिर की थी महाराष्ट्र झारखंड में भी साथ साथ चुनाव कराने में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ। इतना लचर, इतना लाचार चुनाव आयोग जो 4 राज्यों में चुनाव एक साथ कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाया, उसके ऊपर इतना बोझ डालने के लिए आतुर क्यों हैं आप? थोड़ा बताइए तो सही। आयोग के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क बार बार जो है विपक्षी दल लगाते रहते हैं, तो वो भी समझ में आ जाएगा ना। फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन हम कह रहे हैं तो वही चुनाव आयोग जो है तब वन नेशन वन इलेक्शन भी करवाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये इसको सभी विपक्षी दलों को साथ मिलकर जो है इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बाकायदा जो है आदरणीय हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जो है उनकी अध्यक्षता के अंदर जो 15 सदस्यीय कमेटी जो बनी, उसने अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। और मैंने जैसा कि बताया कि चाहे हम इसमें लॉ कमीशन की बात करें, चाहे हम नीति आयोग की बात करें, सबने इसमें अपना समर्थन किया है। तो कुल मिलाकर सुनीता दुग्गल जी का कहना है कि इतिहास रहा है, देश हित में जरूरी है और हमारे लिए तो दल से पहले देश ही रहता है, तो देश के लिए हम ऐसा चाहते हैं। और कांग्रेस के संदर्भ में आरोप रहता है कि उसके लिए ना तो दल महत्वपूर्ण रहता है, ना देश महत्वपूर्ण रहता है, उसके लिए तो परिवार महत्वपूर्ण रहता है। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी मेरे साथ में हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं आप इस प्रस्ताव का। परिवार का कौन सा हित दांव पर लग रहा है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, जिसके चलते वन नेशन वन इलेक्शन ने आपको थर्रा दिया है? घबरा गए आप, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, इसलिए इतना खुलकर विरोध कर रहे हैं। थोड़ा बताइए तो सही, किस बात से डर गए आप लोग?
इसी बात से डरे नहीं है हिमांशु जी। मुझे लगता है लोकतंत्र जो है वो बहुलता और विविधता के आधार स्तंभ पर खड़ा है, और संविधान आपको, मुझे जाति, धर्म, जेंडर के बिल्कुल बायस को हटा के अगर कुछ अधिकार देता है तो वो होता है अपनी सरकारों को चुनने का अधिकार। आज जब हम बात करते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम इस लोकतंत्र की जीवटता और लोकतंत्र की विविधता का एक प्रारूप है कि यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया होती है, क्या रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है चुनाव होते रहने दीजिए, चुनाव के चलते ही जनता को पेट्रोल डीजल में 5-7 पैसे की मुनाफा होता है, किसी राज्य को 450 का सिलेंडर मिलता है, कहीं पे लाड़की बहन मिलता है, कहीं पे कोई पैसा मिलता है। ये सब चुनावों की महिमा है कि होली और दिवाली पे, ईद पर फ्री सिलेंडर मिलता है, बाकी आप और मैं तो 1100 का सिलेंडर फरा रहे हैं, ये एक अलग बात है। तो चुनाव होते रहने चाहिए, और चुनाव हमारे देश की जीवटता का वो है कि बात करते हैं संसाधनों की, बात करते हैं कि इतना पैसा खर्च होता है चुनाव पे। अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो यह सरकार के बजट का 0.09% का है। अगर आप उस पूरे चुनावी प्रक्रिया का जो सारे साल भर चुनावी प्रक्रिया होती है उसका अगर आप एक एवरेज निकालें तो एक व्यक्ति पर व्यक्ति 50 रुपए का खर्चा होता है। क्या जब आप सरकार गिराने के लिए 10,000 रुपए करोड़ खर्चा कर देते हैं, जब कॉर्पोरेट टैक्स इतना माफ कर देते हैं, इतने हजारों करोड़ों रुपए का, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना अकूत पैसा आता है, तो आपको सारी संसाधनों की बचत चुनावों में करें। दूसरा, उस नीति आयोग पहली बात तो संवैधानिक संस्था है नहीं। दूसरा, उस नीति आयोग की रिपोर्ट में ये लिखा गया है, प्रेसिडेंट कोविंद ने ये तक कहा कि इससे हमारी जीडीपी को 1.5% की बढ़ोतरी होगी। ये मुझे नहीं समझ आया, ये भाजपा प्रवक्ता ही हमें बता सकती हैं। तीसरा, जब ये बात करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आप जब केरला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हैं तो सारे देश में जितनी भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, जितनी भी जनहितकारी पॉलिसीज हैं, वो चालू रहती हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप कोई नई पॉलिसीज नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, जिसके कारण ये चुनाव भी 4 राज्यों का, आपने बिल्कुल सही कहा, ये नहीं करवा पाए क्योंकि इन्हें लाड़की बहन के पैसे की इंस्टॉलमेंट देनी थी, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र का कर दिया। यहाँ मौसम अपने हितों के अनुसार ये चुनाव आगे करा। सीएसडीएस की सर्वे की रिपोर्ट है हिमांशु जी, ये हम नहीं कह रहे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है, कि जब इस देश में 31 बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए हैं तो 24 बार जो रूलिंग पार्टी सेंटर है उसको फायदा हुआ। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, ये 1 नेशन 1 एक मैनिपुलेशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने का वो पार्टी जो दिन रात चुनावों के सपने देखती है। अगर आप लोगों से, आप मुझे बताइए, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो क्या महाराष्ट्र में विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिराना बंद कर देंगे? आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराना बंद कर देंगे? आप उत्तराखंड में सरकार गिराना बंद कर देंगे? और 5 साल तक आप अगर कोई विधानसभा गिर जाती, चलिए आप अचानक से आप संत बन गए और आपने सोचा कि हम खरीद फरोख्त नहीं करते हैं, सरकार माइनॉरिटी में आने के कारण खुद ही गिर जाती है, तो क्या आप उस टर्म को वहीं खत्म करके आप फिर से इलेक्शंस कराएंगे? मुझे लगता है ये सिर्फ शिगुफा है। और आज के नंबर से बताते हैं कि 20 भारतीय जनता पार्टी के सांसद व्हिप जारी होने के बाद, उस 20 भारतीय जनता पार्टी की संसद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी है, वो व्हिप जारी होने के बाद भी आज सदन में नहीं थे। तो नंबर्स इनके पास है नहीं, इनके पास कोई आइडिया है नहीं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बात संसाधनों की बचाने की, समय के बचाने की करते हैं आप। और उसके बाद वो जो पूरा प्रारूप है, अगर आपने ड्राफ्ट बिल पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 82A है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद विधानसभा को भंग कर सकते हैं। आपने राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग, जो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सुपरवाइज इलेक्शंस और इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है, आपने उसको ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी कि वो राष्ट्रपति को लिख देगा कि आप विधानसभा भंग कर दीजिए, राष्ट्रपति भंग कर देंगे। आपने सिर्फ राष्ट्रपति को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं, आप चुनाव आयोग को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दे रहे हैं। और ये सारा शिगुफा किस लिए? कि एनके सिंह भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, एनके सिंह, उनका एक पेपर है, इसका ये कहीं थ्योरी वो नहीं है कि इलेक्शन का एक साथ करवाने पे पैसे बचेंगे, 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा ईवीएम लगेंगे, संसाधनों को अगर होने दीजिए, चुनाव आपको चेक एंड बैलेंस में रखता है। अच्छा मुझे बड़ी एक बात बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपनी गर्दन पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि आपका तो आरोप ये रहता है
विपक्षी दलों का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, कि भाजपा अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कराती है। दो दो राज्य में, एक एक राज्य में चुनाव कराती है, अपना समीकरण बिठा के चुनाव कराती है। अभी आपने ही बताया कि देखो महाराष्ट्र में चुनाव इन्होंने इसलिए लेट कराया। अब भाजपा खुद ही नियम बनाकर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का फॉर्मूला लेकर आई है। पैरों पे नहीं, गर्दन पे कुल्हाड़ी चला दे रही है। जो आप उनका दांव बताती हैं, उनका पैंतरा बताती हैं, फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा को समर्थन करने के लिए, भाजपा की ताकत बढ़ाने के लिए आप इतनी प्रयत्नशील क्यों हैं? मैंने तो अभी आपको एक स्टडी का हवाला दिया कि जब 31 साइमल्टेनियस चुनाव हुए तो 24 बार भारत रूलिंग पार्टी एक सेंटर को फायदा हुआ। तो जब भारतीय जनता पार्टी एक साथ सारे चुनाव लड़ेंगी तो मुझे बताइए, लोकल मुद्दे जो है, जो केरला के मुद्दे हैं, वो तमिलनाडु के, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के मुद्दों से अलग है और ये उनकी क्षेत्रीय अस्मिता है। अभी बात बहुत हिस्ट्री की जा रही है कि पहले हुआ था, पहले ऐसा हुआ था। 1951 में हिमांशु जी सिर्फ 4 नेशनल पार्टी, 1952 में जब इलेक्शन हुआ था, और 10 स्टेट पार्टी थी और 1 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी। 2024 में जब हम इलेक्शंस में गए हैं, 6 नेशनल पार्टी है, 58 स्टेट पार्टी और 2786 अनरिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंट पार्टीज है। ये इस देश की विविधता है, इस देश का स्ट्रेंथ भी है, इस देश की शक्ति भी है कि यहाँ लोगों के पास, अगर मुझे आपका काम पसंद नहीं तो मैं 5 साल वेट करूं कि मैं चलने दीजिए, और कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। आप इस देश के लोकतंत्र की आत्मा को ही मार रहे हैं कि हमसे हमारी जो सरकारों को गिराने की और सरकारों को चुनने की आजादी है, हम आपको उसमें टाइम टेबल क्यों बनाना चाहते हैं? आप रहने दीजिए विविधता, नहीं तो आप तो नहीं देंगे 4.5। तो हर एक बात में नाराज रहती हो। अब अभी की व्यवस्था है तो बोलते हो कि ये लोग खरीद लेते हैं, ये लोग बेच लेते हैं, ये लोग सरकार को ऐसा कर देते हैं, सरकार को ऐसा कर देते हैं। अब ये व्यवस्था हो रही है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो भी आप नाराज हो, देखो ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे, देख लो ये लोग ऐसा नहीं होने देंगे। तो करें क्या? आपको इस सत्ता में लाके बिठा दें जी कि ये फिर भी सरकारों को नहीं गिराएंगे, इसमें कौन गारंटी देगा? क्या ये सदन में कह सकते हैं कि हम विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? उन्होंने हिमाचल में करने की कोशिश की, उन्होंने हर जगह करने की कोशिश करी। क्या ये कहेंगे कि अब हम सरकार एमएलए को 40-40 ओके में नहीं खरीदेंगे, अब हम स्टेबल सरकारों को नहीं गिराएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक डाइवर्शन है। ये कहना है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का। लेकिन मेरे साथ में देवेंद्र वर्मा जी हैं। सवाल बुनियादी तौर पर है। बुनियादी सवाल तो यह कि कोई विधानसभा या संसद की अवधि क्या इस संशोधन के साथ में तय हो जाएगी कि 5 साल से पहले उसे कोई भंग नहीं कर सकता? और आपके पास विधायकों का समर्थन हो ना हो, सरकार तो 5 साल के लिए एक बार चुन ली गई तो सरकार 5 साल के लिए रहेगी। अगर इसी प्रकार से बहुमत सदन में खो दे सरकार और फिर चुनाव की नौबत आए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन करेगा क्या? सवाल तो आता है ना देवी जी, क्या कहते हैं आप? मनोरंजन के लिए देश में फिर से एक विषय दे दिया गया है। लोग साल 6 महीने इसी में व्यस्त हो लें, भूल जाएं अडानी को, भूल जाएं अंबानी को, भूल जाएं सोरोस को, अब इसमें ही लग जाएं। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो प्रावधान, ओरिजिनल प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है ही हमारे जी। तब से बिगड़ी जब ये समय से पहले विधानसभाएं विकसित होने लगी, और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब दूसरी संविध सरकारें बनी या फिर राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा को भंग करने का प्रावधान का उपयोग निरंतर करते रहे। उसके बाद में जब बम्बई का केस डिसाइड हुआ, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अब ये वाला सिस्टम कि कहीं विधानसभाएं भंग हो जाएंगी, ये इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में विधानसभाएं अब ज्यादा भंग नहीं हुई। बम्बई केस के पहले तक जरूर भंग होती थी, जब गवर्नर की इच्छा होती थी या जब सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा होती थी, उनका प्रतिनिधि जो राज्यपाल है करके भंग कर दिया करता था। अब ये 5 वर्ष की अवधि तो सुनिश्चित हो गई है, उसमें कहीं कोई हो नहीं। जहां तक मेजॉरिटी का प्रश्न है कि यदि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी में है और यदि वहां से दल बदल होता है या कुछ होता है तो निश्चित तौर पर दूसरी पार्टी बहुमत में आएगी, उसका राज्य रहेगा। कहीं उससे विधानसभा के विघटन होने का कोई सीधा संबंध नहीं है। मान लीजिए आज ए पार्टी के 120 सदस्य हैं और बी पार्टी के केवल 100 सदस्य हैं, और आपका कहना यदि यह है कि यदि दल बदल होगा तो क्या सरकार गिर जाएगी तो विधानसभा भंग हो जाएगी? नहीं, विधानसभा भंग नहीं होगी।
विधानसभा दूसरी पार्टी सरकार बनाएगी जिसको राज्यपाल बहुमत सिद्ध करने माफ के कीजिएगा देवेंद्र वर्मा जी, आप उस कालखंड के साक्षी हैं जिसमें ऐसे ही सदन खत्म हुए हैं। 96 संसद कुल मिला के 13 महीने के बाद 96, 98, 99 तीन चुनाव हमने एक साथ देखे। क्यों हुए? बाद में भी राष्ट्रपति ने यह प्रयास किया कि बहुमत वाली जो सरकार, बहुमत वाला जो दल है, उस समय बहुमत वाला 8, 10, 15 सदस्य दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, वो भंग हो गई। लेकिन राष्ट्रपति को उसमें भी रास्ता निकालने के प्रावधान है। उसमें कोई दूसरी पार्टी को, चाहे वो उस समय इतना समझ नहीं थी पॉलिटिकल पार्टी में कि वो संविधान सरकार बने या मिलीजुली सरकार बनाए या पावर शेयरिंग और ये सारी चीजें, इसलिए एक बार की घटना को आप एक स्थायी उदाहरण देके नहीं बता सकते कि ये एक बार यदि ऐसा हो गया था तो ये ऐसा ही हमेशा होगा। मैंने एक बार का नहीं बताया देवेंद्र वर्मा साहब, आप यहां से शुरू कीजिए। 77 में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई थी देश के संदर्भ में। 1980 में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, एक बार की बात है तो केवल उतना उदाहरण रह जाता। इसके बाद में 1989 वीपी सिंह की सरकार बनी, 91 में फिर से चुनाव आ गया, बन नहीं पाई सरकार संसद के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर। फिर आई है 96, फिर आई है 98, फिर आया 99। तो अब इतने उदाहरण मैंने बता दिए आपको। एक 75 साल के लोकतांत्रिक देश में 5-5 बार सदन को समय से पहले भंग होना पड़ा क्योंकि कोई भी गठबंधन एक सरकार का स्वरूप दे पाने में नाकाम रहा। आपसे बुनियादी सवाल है देवेंद्र वर्मा साहब कि आज सदन में प्रस्तुत यह संशोधन क्या यह सुनिश्चित करता है कि 5 साल के लिए स्थायी सरकार भी इस संशोधन के साथ अनिवार्य तौर पर रहेगी? क्या यह आश्वस्ति देश को मिल रही है या कुल मिलाकर देश को बहकाने की कोशिश हो रही है? निश्चित पूरी तरीके से नहीं करता, लेकिन सुनिश्चित करने की तरफ एक कदम जरूर है ये। और जब पॉलिटिकल पार्टीज को ये मालूम रहेगा, ये व्यवस्था पता रहेगी कि अब चुनाव नहीं होना है बल्कि ये इसी लोकसभा या इसी विधानसभा में हमें सरकार बनाना है, तब सरकार बनाने का प्रयास भी किया जाएगा और सरकार बनेगी भी। इसमें आशावादी रहने की जरूरत है। इसमें यदि आप निराशावादी एटीट्यूड करेंगे तो कोई भी अच्छी व्यवस्थाएं कभी भी निराशावादी एटीट्यूड से स्थापित नहीं हो सकती। और पहले भी था ये, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ये तय हुआ कि 5 वर्ष की अवधि रहेगी तो निश्चित तौर पर उन्होंने सब सोच समझ के किया था। लेकिन ये जो बीच का एक कालखंड ऐसा आया जब राष्ट्रपति शासन लगा के राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता रहा, या फिर केंद्र में इमरजेंसी के बाद का पीरियड जिसमें 2-3 सरकारें वो हो गई, क्योंकि सब लोग बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी उसके कॉमन कार्यक्रम के एक कांग्रेस के विरोध में 10-12 दल इकट्ठे हो गए जिनकी कोई एग्रीमेंट नहीं था। किसी भी कारण से पद लोलुपता बहुत अधिक थी। ये सब लोगों में सीनियर मेंबर थे, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। वो एक वो कालखंड को छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल उसके लिए बहुत सी चीजें तो देवेंद्र वर्मा जी, अब कालखंड बदल गया क्या? अब आपको लगता है कि सबने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार लिया एनडीए में, और जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है? या हमें जो ममता बनर्जी को लेकर कान में आवाज आती है वो गलत आती है? वो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं कभी उबाल मारती हैं, वो भी हमें गलत सुनाई देता है। और वो लालू यादव भी बीच बीच में कुछ बोलते हैं, वो गलत, हमारे कानों का दोष है जो आवाज आती है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल है देवेंद्र वर्मा साहब, आपने तर्क दिया कि लोग इसलिए स्थायी सरकार देंगे क्योंकि चुनाव नहीं होंगे। जब सदन में बहुमत नहीं है, सदन का विश्वास सरकार के प्रति नहीं है, तो उसके बावजूद भी सरकार बनी रहेगी, ये लोकतंत्र पे जा रहे हैं हम? या अगर सदन का विश्वास किसी भी सरकार के गठन के संदर्भ में नहीं है तो फिर से जनता का विश्वास लेकर आना होगा? इस व्यवस्था में हम लोग रहेंगे। किस व्यवस्था में रहने जा रहे हैं हम? मैं आपको बता रहा हूं। आप जो ये शंका प्रकट कर रहे हैं, अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल आया है, ये कोई फाइनल स्थिति में आ गया है ऐसा नहीं है। अभी एक ये बिल का प्रारूप प्रस्तापित किया है, अभी ये सिलेक्ट कमेटी को सौंपा जाएगा, उसके बाद में और भी उसकी हाउस में, उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होगा। और जो ये सारी शंकाएं आप और दूसरे दल के लोग प्रकट कर रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पर उसमें उसका इन प्रावधानों का जो ये एक्ट में
प्रावधान दिए हुए हैं उन प्रावधानों का निर्वचन कैसे होता है, उन प्रावधानों को लागू कैसे किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया अभी तय होनी है। तो वर्मा साहब, मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास आऊं उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं बुनियादी। आप मुझे बहकाओ मत, ये काम तो सरकारें करती हैं। अब वर्मा साहब भी अगर यही काम करेंगे तो मैं उम्मीद भरी निगाहों से किसकी ओर देखूंगा। राष्ट्रपति रहे हुए शख्स जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, और उनके साथ में 15 सदस्यीय समिति जिसमें हरीश आजाद हैं, पता नहीं कौन कौन है, और उन्होंने कुल मिला के रिपोर्ट कितने पन्नों की बनाई? 18,626। वो 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट से मैंने एक सवाल पूछा है आपसे कि वो व्यवस्था कौन सी है जिसके तहत चुनाव नहीं होंगे 5 साल तक। तो आप बोल रहे हैं कि अभी तो चर्चा होगी, जेपीसी में जाएगी, इन शंकाओं पर बात होगी। तो फिर 18,000 से ज्यादा पन्ने काय के लिए लिखे? ये तो बुनियादी सवाल है ना, इसका उत्तर तो आया होगा, इतने बड़े बड़े नामचीन लोग बैठे थे उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि 18,000 पन्ने की रिपोर्ट में निश्चित तौर पर इसका भी कुछ न कुछ उत्तर होगा, लेकिन ना तो अभी वो रिपोर्ट पूरी सामने आई है, अभी एक प्रिलिमिनरी एक उसका ड्राफ्ट सामने आया है। वो रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कैसे उसका लागू किया जाएगा, इस सारी व्यवस्था को कैसे लागू करेंगे, कौन सा प्रैक्टिकल फिजिबल होगा, कौन सा प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं होगा, आप चिंता मत करिए, ये सारे रास्ते निकले होंगे उसमें। अरे वर्मा साहब, अगर चिंता नहीं करेंगे तो देश बचेगा कैसे? हम सबको ही चिंता करनी पड़ेगी, आप भी चिंता कीजिए। देश बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि नागरिक थोड़ा देश की चिंता करें, निश्चिंत होकर अपने घरों में ना बैठे। सुनीता जी की मदद करनी है हम लोगों को, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सब साथ दें, सब इस विकास में योगदान दें। तो वो योगदान देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब हैं, नामचीन अधिकारी हैं। चुनाव आयोग के दौरान उनके कार्यकाल को हम लोग अभी भी याद करते हैं। डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब, आप बताओ, ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सिद्धांत तौर पर लगता भी है कि देश को हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहना चाहिए, और इस दृष्टि से यह सराहनीय पहल है। पर ऐसी सराहनीय पहल को लेकर विपक्ष जिस प्रकार की आशंकाएं जता रहा है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि ये बिल को लेकर आशंकित हैं या जो बिल लेकर आए हैं उनको लेकर आशंकित हैं। अब आप नौकरी में तो है नहीं, इसलिए इस उत्तर का अपेक्षा आपसे कर ली गई है। सेवा में रहते तो ये सवाल आपसे ना करते। क्या कहते हैं हिमांशु जी? देखिए, पहले तो एक दो चीजें मैं प्रारंभिक रूप से कहना चाहता हूं जी। बहुत देर से ये बात हो रही है कि हमारे संविधान में पहले से प्रावधान था वन नेशन वन इलेक्शन का। अगर पहले से प्रावधान था तो फिर संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों है? तो पहले से प्रावधान नहीं था, ये अलग बात है कि शुरू में सारे इलेक्शंस एक साथ होते रहे हैं, वो संविधान के प्रावधान के कारण नहीं। देश एक साथ आजाद हुआ तो सारे इलेक्शन एक साथ हुए, और उसके बाद में बार बार जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी राज्य में या केंद्र में सरकार जल्दी गिर गई हो तो उनको अलग से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अब क्योंकि ये स्थिति है, इसलिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ रहा है। अभी हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सारे चुनाव एक साथ कराना अनिवार्य हो, इसीलिए तो संशोधन करना पड़ रहा है। तो इस मुझे लगता है कि इसको रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहिए। दूसरी चीज जो बात हो रही है बार बार कि जो कह रहे हैं विपक्षी दल, मुख्य रूप से वो अंदरूनी उनकी जो भी हो, उनको लगता है चुनाव हारेंगे जीतेंगे, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो बेसिकली संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। और फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें यह होता है कि जो राज्य हैं उनकी अपनी सार्वभौमिकता है, उनकी अपनी सरकारें हैं, वो अपनी सरकार अपने हिसाब से चलाते हैं, उनका अलग से चुनाव होता है। भारत में जो भारत का संविधान है उसमें फेडरलिज्म के साथ में जो यूनिटरी स्ट्रक्चर बनाने की बात की गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों ही चुनाव सेम चुनाव आयोग कराएगा। तो वो थोड़ा सा उसमें एक यूनिटरी पक्ष है। अदरवाइज हर स्टेट की सरकार अपने आप में पूरी तरह से सर्वशक्तिमान सरकार है, उसको करना है एक्सेप्ट उन विषयों पर जो कि केंद्र के विषय हैं। तो इस फेडरलिज्म की जो बात हो रही है और संघीय ढांचे की जो बात हो रही है उसको हमें समझना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि देखिए, ये कहा गया और बात सही भी कही गई है कि संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संसद को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो अब सवाल यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी भी किसी भी केस में
डिफाइन नहीं किया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है हिमांशु जी कि यह बात केवल बिल पर समाप्त होने वाली नहीं है। अभी तो जैसा देवेंद्र वर्मा जी कह रहे थे, सभी हमारे साथी बता रहे थे कि सिलेक्ट कमेटी में जा रहा है, वहां पे चर्चा होगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का बहुमत है तो इसलिए वो पास तो हो जाना है। लेकिन पास होने के बाद अगर विपक्षी दल इस पे बहुत अड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर होगा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पे बातचीत होगी ही होगी। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जिसके संदर्भ में डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने इंगित किया, उस पर आपकी टिप्पणी है जी। अभी तक राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में चुनाव की संस्तुति राज्य सरकारों के अधिकार अंतर्गत आती है, जिसमें राज्य सरकार के आग्रह पर चुनाव आयोग को जब वो करता है तब चुनाव आयोग चुनाव की डेट घोषित करता है। प्रक्रिया यह इस बिल के अंतर्गत बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग तय करेगा कि विधानसभा का चुनाव कब होना है और उसके आधार पर राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे। आप इसके संदर्भ में कुछ स्पष्टता देंगे? मैंने जब ये सुबह आपके कार्यालय से बात आई थी कि आज शाम को हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो मैंने इंटरनेट पर थोड़ा सा खोजने की कोशिश की, लेकिन अब शायद मेरी खोज में कमी होगी। मुझे लोकसभा की वेबसाइट पे, संसद की वेबसाइट पे इस बिल का ड्राफ्ट मिला नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा है अभी तक उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो बात ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक साथ सारे चुनाव कराने हैं और बीच में अगर कोई विधानसभा भंग होने की स्थिति आती है तो उसके चुनाव आपको कराने पड़ेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई 5 साल तक अल्पमत की सरकार चलती रहे। सरकार अगर अल्पमत की है तो आपको चुनाव कराना पड़ेगा, लेकिन बात यह हो रही है कि क्या 5 साल के लिए वो चुनाव फिर से वो जो सरकार चुनी जाएगी वो रहेगी, तो उसमें ये शायद बात यह है कि 5 साल नहीं रहेगी, जैसे ही लोकसभा का टर्म समाप्त होगा वैसे ही उस विधानसभा को भंग करा जाएगा। अब भंग करने की संस्तुति राज्य सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि वो तो 5 साल रहना चाहेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति का मतलब होता है सेंट्रल कैबिनेट, क्योंकि राष्ट्रपति को कोई अलग अधिकार तो है नहीं, तो इसलिए शायद ये बात कही गई कि भाई चुनाव आयोग की संस्तुति पे करेंगे। ये और बात है कि आजकल बहुत सारे लोगों को चुनाव आयोग पे भी अभी आप ही कह रहे थे इतना विश्वास नहीं रह गया, तो अब ये सब तो देखने वाली बातें हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा क्रियान्वित कैसे हो सकती है? मेरा बुनियादी सवाल पे आता हूं। अगर चुनी हुई सरकार सदन का विश्वास खो देती है और कोई अन्य दल या गठबंधन आवश्यक बहुमत जुटा पाने में नाकाम रहता है, तो क्या इलेक्शन को उस अवधि तक टाल दिया जाएगा जब तक कि सभी बाकी विधानसभा और संसद का चुनाव नहीं आ जाता? और क्या राष्ट्रपति के हवाले देश रहेगा? या संसद के संदर्भ में, लोकसभा के संदर्भ में ऐसा हो जाता है तो जब तक बाकी विधानसभाओं का अपना कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता है तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के माध्यम से देश का संचालन होगा। ये सवाल तो बुनियादी सवाल है ना। मुझे लगता है हिमांशु जी ऐसा नहीं होगा। जो शायद बात आएगी वो ये आएगी कि चुनाव होगा, लेकिन जो चुनी हुई सभा बनेगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो 5 वर्षों के लिए नहीं बनेगी, वो केवल उस बची हुई अवधि के लिए बनेगी जिस अवधि की जो जितनी अवधि शेष रह गई थी उसकी। तो फिर जाके बात तो वही आ गई ना, वन नेशन वन इलेक्शन रहा कब? जब बीच में चुनाव कराने की नौबत आ ही गई तो फिर जाके वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी कहां रह गई? तो उसमें शायद ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति जैसे अभी देवेंद्र वर्मा जी कह रहे थे, मुश्किल से 2-1 राज्यों के लिए हो सकती है। उसमें बीच में आपको हो सकता है एक आध राज्य का चुनाव कराना पड़े सीमित अवधि के लिए, लेकिन अधिकांश राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ ही होंगे। ये तो संभव ही नहीं है कि अल्पमत की सरकार चलती रहे या राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक लगा रहे। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक करार देगा। तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आशंकाएं बहुत दे रही हैं। फिर भी मैं एक बार सुनीता दुग्गल जी के पास आता हूं। सुनीता दुग्गल जी, आज सदन में जब इस बिल को पेश करने को लेकर मतदान हुआ तो उम्मीद तो यह थी कि आप तो चमत्कारिक लोग हो, अपने दल का तो समर्थन पाओगे ही, अपने सहयोगियों का भी समर्थन पाओगे और साथ साथ जो सामने बैठे उनका भी कुछ ना कुछ समर्थन जुटाओगे। बड़ा अजीब हो गया आपके साथ में। तो जो आपके अपने थे, खालिस अपने थे, उनमें भी बड़े संख्या में लोग गायब रह गए। इतनी गैर संजीदगी पार्टी के विप को लेकर समझ नहीं आई। थोड़ा आप समझ पाई क्या? बताएंगे।
और विप का उल्लंघन किया है 20 सांसदों ने, वहां पर चुनाव की नौबत तो ना आ जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में? हमारा आगे भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरह क्योंकि जैसा कि अभी सुनिए, मेरा आग्रह है आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक ले लें क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब भी आवाज आ रही है जी। मैं ये कहना चाह रही थी हिमांशु जी कि ये जितनी भी जो भी संशय है, मुझे लग रहा है कि जब ये जेपीसी के अंदर इसके अंदर डिस्कशन होगी और जब इवन बिल की जो है वो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगी, तो इसमें जितने भी जो आशंकाएं हैं वो सब दूर होंगी। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे बहुत विस्तार से चर्चा होने वाली है। और विपक्ष जो है अभी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिससे से हमारा देश जो है वो विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें ये वन नेशन वन इलेक्शन मील का पत्थर साबित होगा। और जैसे सभी वक्ताओं ने अभी कहा है कि अगर एक बार वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद सपोज अगर किसी स्टेट के अंदर ऐसा होता है तो वो बहुत कोई इक्का दुक्का ही ऐसे केसेस हो सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा कि चाहे कैसा ही जो है माहौल पश्चिम बंगाल में रहा हो, लेकिन फिर भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। और अब जो है वो पहले से जो है पहले के कालखंड की अगर हम बात करें कि जिस समय खेल में ही अलग अलग राज्यों के अंदर, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से समय समय पर जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, मुझे लगता है कि अब वो बात नहीं है। और अगर सब कुछ सभी आशंकाओं के ऊपर पूरा डिस्कशन करने के बाद, चाहे हम जेपीसी की बात करें या कि पार्लियामेंट के अंदर बात करें, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, जब विस्तार के साथ इस पर चर्चा होगी तो विपक्षी दल भी ये मानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हमारे देश। सुने, जो मान लेंगे वो तो ठीक है। मेरा बुनियादी सवाल था कि आज भाजपा के 20 सांसद गायब रहे भाई, इसको कितनी गंभीरता से ले रही हैं आप? कितना संजीदगी का विषय है? क्योंकि ठंड का मौसम है, कहीं किसी को कोई सर्दी जुकाम कोई तबीयत खराब हो सकती है, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। बताओ, देश के संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण विषय पर सर्दी भारी पड़ गई सुनीता जी, और आप हमें बता रही थी कि आपके लिए तो देश सर्वोपरि है, दल भी पीछे है, और एक सर्दी जो है वो देश के हितों को पीछे छोड़ दिया। कोई मजबूरी हो सकती है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कहा है कि किसी की कोई तबियत खराब हो सकती है, कोई और मजबूरी हो सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि विस्तार के साथ जो है आज के कम से कम बिल जो है स्वीकार हुआ है, और विस्तार के साथ जब इसके ऊपर चर्चा रहेगी तो जरूर जो है सभी विपक्षी दल भी है हमारी सरकार का साथ देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश जिसको सम्माननीय प्रधानमंत्री, सम्माननीय गृह मंत्री देश के लिए बेहद जरूरी करार दे रहे हैं, उससे ज्यादा कौन सी मजबूरी हो गई, ये बड़ा रहस्य का विषय है। भविष्य में शायद इसका खुलासा हो। पर मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी आपके पास थोड़ा दूसरे विषय पर आना चाहता हूं। एक लोकतांत्रिक स्वरूप दिखाया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने। अमित शाह जी ने सदन को बताया कि जब कैबिनेट में यह बिल प्रस्तावित किया गया तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है और इसको जेपीसी को सौंपा जाना चाहिए, अर्थात संसद की संयुक्त संसदीय समिति के तहत तमाम सम्मानित सदस्य इस बिल पर विमर्श करें, विचार करें और उसके बाद इसे सदन में प्रस्तुत करें। इतना उदारवादी दृष्टिकोण जिस बिल के संदर्भ में जताया गया, तब भी आपको परेशानी है, तब भी आपको दिक्कत है, तब भी आपको कष्ट है, तब भी आप उस व्यक्ति को तानाशाह बताना चाहते हो, डिक्टेटरशिप की आशंका जताते हो। आपकी मांग से पहले बोल दिया कि इसे जेपीसी में जाना चाहिए। ऐसा क्यों करते हो आप? ये सब 240 की माया है हिमांशु जी। वो 400 से फिसल कर जो ये 400 पे को जो सांप काटा था और ये जो 240 पे अटक गए हैं, ये पूरी जेपीसी की माया, ये उदारवादी, ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना, ये सिर्फ 240 का खेल है। यही 240 का खेल था कि इन्हें वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी को भेजना पड़ा, इन्हें आईटी अमेंडमेंट बिल को वापस लेना पड़ा, इन्हें एलटीसीजी अमेंडमेंट को वापस लेना पड़ा। तो ये तो इनके नंबर्स का खेल है। देखिए, इस बिल को पास करने के लिए इन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए और एनडीए के टोटल सांसद हैं 293। और जिस तरह से ये हमेशा से बुलडोज करते आए थे, बुलडोजर जस्टिस के काफी चीयर लीडर्स बने फिरते हैं, हर चीज को बुलडोजर करते आए थे। अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनके पास नंबर है नहीं, और 302 का नंबर है नहीं। 20 सांसद तो आज खुद ही एब्सेंट हो गए थे।
तो इनके पास तो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं रही। तो बात ये थी कि जो मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ डाइवर्शन है और कुछ नहीं, ये सिर्फ ताकि बात ना हो अडानी की। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, थोड़ा अपन संजीदगी पे रहते हैं ना, 240 के कारण ही सही, पर कुल मिलाकर सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत फलीभूत तो हो रहा है। भाई विपक्ष भी विचार करे, विमर्श करे और देश हित के संदर्भ में जो बेहतर है उसको सदन में प्रस्तुत करे। ऐतराज क्या है? आपको नहीं लगता है कि अगर सारे चुनाव एक साथ हों, एक समयावधि में हों, तो देश बाकी चीजों पर ध्यान दे सके? आप कह रहे थे कि चलो इस बहाने मुफ्त का सिलेंडर मिल जाता है, पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाता है। आपको लगता नहीं है कि देश इन सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? देश से जुड़े हुए विषय कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? कब तक हम केवल 100-200 रुपए सिलेंडर सस्ता मिलने के आधार पर वोट करेंगे? पेट्रोल डीजल 1 रुपए और 2 रुपए सस्ता हो जाने के आधार पर वोट की उम्मीद करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश को ज्यादा संजीदगी के साथ संचालन की जरूरत है? इस देश के सम्मुख कहीं ज्यादा संजीदगी से भरी हुई चुनौतियां हैं। जनता को प्रलोभन के आधार पर बहकाने के लिए और भी कई तरीके हो सकते हैं, पर देश चलाने के संदर्भ में, प्रदेश चलाने के संदर्भ में ज्यादा फोकस होकर, ज्यादा केंद्रित होकर सरकारों को काम करने की जरूरत है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो तमाम राजनीतिक दल और तमाम सरकारें एक निश्चिंतता के भाव के साथ 5 सालों पर फोकस करेंगे। आपको नहीं लगता कि यह जरूरत है, यह आवश्यकता है? पंडित नेहरू के दौर में देश इसी अनुसार चला था, क्या वो दौर लौट कर नहीं आना चाहिए? आपकी सारी बातें सही हैं, पर इस देश की, इस संविधान की, और यह देश संघीय ढांचे पे खड़ा है। अभी आलोक जी कह रहे थे कि बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाती है, संघीय ढांचा। आज अगर झारखंड में आदिवासी मुद्दा है या छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा है या मध्य प्रदेश में मुद्दा है, तो क्या वो नेशनल मुद्दों के स्टोर में वो कमतर हो जाता है? आपको आज चुनाव इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चेक एंड बैलेंस करता है। लोगों के पास ये शक्ति होती है। मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था किसी यूट्यूब चैनल में, जिसमें एक आदिवासी महिला ने कहा था कि हम मोदी जी को वोट देंगे। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद एक बात कह रही हूँ, क्योंकि उनका 5 किलो का राशन खाते हैं, पर मैं झारखंड में हेमंत सोरेन जी को वोट देती हूँ क्योंकि मुझे मैया समान राशि का पैसा मिलता है। तो आज जब लोगों के मुद्दे हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, उन्हें कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं मिलेगा। हर राज्य की परिदृश्य, हर राज्य की राजनीतिक स्थिति, हर राज्य के मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण है। आज मणिपुर का भी मुद्दा, आप प्रेसिडेंशियल रूल से कतरा रहे, हम तो कितने दिन से कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल रूल मणिपुर में सरकार को भंग करके रखा की, पर आप वहां पे कदम नहीं उठाएंगे। आज ये जो पूरा नेशनल मुद्दों के शोर में जो पार्टी सेंटर में रहती है, वो कैंपेन नैरेटिव को कंट्रोल करती है, वो संस्थाओं को कंट्रोल करती है, और ये बात आपसे छुपी नहीं है। और इन सारे शोर में क्या राज्यों के मुद्दे, देश का संघीय ढांचा खत्म हो जाए? देश का संघीय ढांचा, देश की जो राज्यों, बड़ी ऐसे चुनावों के अनुभव तो नहीं है। अभी पिछली बार जब 5 साल पहले चुनाव हुआ था उड़ीसा में, तो बीजेपी ने बड़ा चमत्कारिक प्रदर्शन किया था भाई, लोकसभा में कमाल था। लेकिन उससे बड़ा कमाल था नवीन पटनायक का। क्या जबरदस्त बहुमत के साथ में सरकार बनाई थी नवीन पटनायक ने। जनता निकली थी घर से वोट देने के लिए। जब देश के संदर्भ में आया तो मोदी जी को वोट दे दिया, प्रदेश का विषय आया तो नवीन पटनायक जी को वोट दे दिया। इतना डरते क्यों हैं आप? जनता पे भरोसा क्यों नहीं करते? कह रहे हैं, तो यही तो आपने दिल्ली में देखा। सातों की सातों लोकसभा सीट जब भारतीय जनता पार्टी को गई और उसके कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत के साथ आ गई। हम कह रहे हैं क्षेत्रीय एस्पिरेशंस को, क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता में रहने दीजिए और इसीलिए चुनाव कराइए। चुनाव को ये शिगुफा मत छोड़िए कि संसाधनों की कमी है। जब चुनाव होते हैं तो मैंने ये सिलेंडर और ये तो चलो छोटी बातें की हैं, मुझे लगता है उस राज्य की भौगोलिक, उस राज्य की सांस्कृतिक और उस राज्य की जरूरतें। तो आपका क्या मानना है? कानून आना चाहिए, पर दूसरा कानून आना चाहिए। भूले से भी राज्य विधानसभा के चुनाव और केंद्रीय चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। नया कानून आए देश में, संविधान में संशोधन हो, और संशोधन इस बात के लिए हो कि देश में भूले से भी किसी राज्य विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ न हो। ऐसी कोई अभिलाषा है पूजा जी आपकी? ऐसा नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ आपको कानून लाना है तो इलेक्शंस के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुदृढ़ करने के लिए कानून लाइए। ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी
मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे और उनपे कोई एक्शन नहीं थी। आप इलेक्शंस की फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी में लाइए। ये नहीं होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी के पास इतना पैसा है। आप इलेक्शंस के एडवर्टाइजमेंट पे कानून लाइए। आप देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि संघीय ढांचा इस देश की विविधता और इस देश की अखंडता की खूबसूरती है। आप उसके साथ खिलवाड़ न करिए। हर क्षेत्रीय पार्टी की अपनी अपनी क्षेत्रीय अस्मिता है और वो अपने क्रेडिबल लीडर्स है। आप तमिलनाडु में रोड्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप साथ में इलेक्शन करवा दीजिए, ताकि मोदी 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 के शोर में स्टेट इलेक्शंस भी इन्फ्लुएंस हो जाए। तो आप संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों आंक रही हैं? क्यों आपको नहीं लगता है कि देश के स्तर पर राहुल गांधी को लेकर भी लहर आ सकती है? और जिन राज्यों को अरसे से आपने नहीं जीता है, राहुल गांधी के चमत्कारिक करिश्माई नेतृत्व के चलते आप उन राज्यों को भी जीत जाएंगी। आप मोदी जी को यह अवसर क्यों नहीं देना चाहती कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश एक तरफा कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाए? आप ही के चैनल पर आऊंगी और राहुल गांधी के साथ एक तरफा देश खड़ा रहेगा, और आप ही के चैनल पे ये मैं वापस बिल्कुल पूरे कन्विक्शन के साथ ही कह रही हूँ कि आप और मैं बात करेंगे कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मैं तो आपकी सुविधा के लिए पूछ रहा हूं। बात यहाँ राहुल गांधी की नहीं है, बात है देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ करने की। बात है कि आप संविधान को, आपके पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, पराशरी गुफा छोड़ के सिर्फ डाइवर्जन करना चाहते हैं। ये वही है। संविधान के ढांचे के साथ खिलवाड़ को लेकर पूजा त्रिपाठी जी का बहुत जोर है। आलोक शुक्ला साहब, आप तो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हो। अभी देवेंद्र वर्मा जी का थोड़ा एक पार्टी विशेष के साथ में जुड़ाव आधिकारिक तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार हैं। आपको संवैधानिक ढांचे के साथ में क्या आशंकाएं दिख रही हैं? थोड़ा पूजा जी की मदद कीजिए ना। नहीं, देखिए, संविधान को ये जो कहा जाता है, संविधान तो हमेशा इतनी बार संशोधित हुआ है। ये जो बिल आया है, ये 129th अमेंडमेंट बिल है संविधान का। तो संविधान के संशोधन पर कोई रोक टोक थोड़ी है, संविधान का संशोधन होता रहता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, वो संशोधित नहीं हो सकता। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो प्रजातंत्र है कि जनता को अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए। सवाल यह है कि इस बात का सवाल नहीं है कि चुनाव एक साथ हो या एक साथ ना हो। एक साथ अगर होने की स्थिति बनती है तो एक साथ भी हो जाएं जैसे पहले होते थे, और अलग अलग होने की स्थिति बनती है तो अलग अलग भी हो जाएं जैसे अभी हो रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं आलोक शुक्ला साहब कि सरकार की जिद, सरकार की कोशिश या संसद की पहल देश में एक बार फिर एक साथ चुनाव तो करा सकती है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने की निरंतरता बनी रहे, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव ही नहीं है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जब तक सदन में बहुमत रहेगा तब तक ही सरकार अस्तित्व में रह सकती है। और अगर इस सिद्धांत को हम विलोपित कर देते हैं तो फिर देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। हाँ, तो इसीलिए अगर ये बात कही जाती है कि साहब अगर मान लीजिए किसी का अल्पमत हो गया तो भी उसकी सरकार चलती रहेगी, तब तो ये निश्चित रूप से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ माना ही जाएगा। लेकिन अगर ये बात कही जाती है कि नहीं, आप चुनाव कराइए लेकिन उसकी जो सदन की अवधि है वो केवल बची हुई अवधि के लिए रहेगी, तो फिर शायद प्रजातंत्र से पूरी तरह से खिलवाड़ नहीं माना जा सकता। और शायद वो एक ऐसी बात हो सकती है कि जो हो। और देवेंद्र वर्मा साहब, ये तो एक और बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा। अभी कम से कम चुनाव इस निश्चिंतता के साथ होते कि 5 साल के लिए चुना जा रहा है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने। ये खेल तो और ज्यादा वितरूप नहीं हो जाएगा, और ज्यादा कष्टपूर्ण नहीं हो जाएगा, और ज्यादा कलहपूर्ण नहीं हो जाएगा? कि यदि में सरकार भंग होती है तो जो शेष अवधि है उस शेष अवधि के लिए ही चुनाव हो, ताकि वो 5 वर्ष जो रूटीन जो है वो 5 वर्ष का बना रहे। और लोकसभा के, और मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी ऐसे ही है, यदि लोकसभा यदि पहले ही विकसित न कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। अब इसमें यह नहीं है कि यदि पहले विकसित कर दी जाती है तो क्या होगा, विकसित नहीं कर दी जाती है तब तो 5 वर्ष की अवधि है, लेकिन यदि विकसित कर दी जाती है तब अवधि क्या है ये मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा। केवल ये जरूर है कि 5 वर्ष की अवधि रहेगी यदि विकसित नहीं कर दी जाती है, लेकिन विकसित कर दी गई। अब विकसित कर दी गई तो वो अवधि के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके संबंध में बहुत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता। मेरे ख्याल से आलोक शुक्ला जी और इसको बता सकेंगे, मुझे नहीं दिखता। मुझे देवेंद्र वर्मा जी, मुझे
ऐसा लगता है कि वो प्रावधान बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि लोकसभा हर बार नई बनती है, राज्यसभा कंटिन्यू करती है। इसीलिए देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई राज्यसभा का सांसद जो है वो अपने समय के पहले पद से हटता है तो जो दूसरा चुना जाता है वो केवल उस बची हुई अवधि के लिए चुना जाता है। लेकिन लोकसभा क्योंकि नई हर बार बनती है तो इसलिए उसके प्रथम अधिवेशन से उसको 5 साल के लिए रखा ही जाता है। यही प्रावधान अभी संविधान में है। तो संविधान में तो निर्वाचित प्रक्रिया यही है। अब मैं आखिरी बिंदु पर एक बार फिर सुनीता दुग्गल जी के पास आता हूं। सुनीता जी, विपक्ष के तेवर तो आज बहुत तल्ख थे, बहुत नाराजगी भरे थे और बहुत आशंका भरे थे, और आप लोगों के तौर तरीके भी कोई उन्हें साथ लेने के तो रहते नहीं है। आप तो विपक्ष के संदर्भ में बताते ही हैं, ये तो देश विरोधी हैं, इनका तो देश हित से कोई लेना देना भी नहीं है। तो अब इन देश विरोधी लोगों को देश हित में अपने साथ कैसे लाएंगे आप, ये सवाल है। थोड़ा इसके विषय में बताएंगे। मुझे लगता है कि वो जितनी भी आशंकाएं जो है वो विपक्षी दलों को रहती है, चाहे हम बात करें ये किसी भी प्रदेश में जब सरकार बनती है वहाँ पर ताकि दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी विपक्षी दलों की तरफ से लगाए जाते हैं। तो मैं तो खुद ये बात, जैसे आपने खुद की ये बात करी, इसको तो कहना चाहती हूँ कि इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। इस तरह की आशंकाएं ये जो है वो सरकार को लेकर रखते हैं, उन सब आशंकाओं के ऊपर जो है वो विराम लग जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को जब विस्तार के साथ सदन की हम बात करें, किसी की बात करें कमेटी की, उसमें जब अच्छी तरह से डिस्कशन होगा, क्योंकि सभी पार्टी उसके अंदर जो है वो मेंबर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक जो है वो कुछ निकल कर आएगा मंत्रियों के बाद। तो इसमें सुनीता जी के साथ हमें थोड़ी बातचीत में दिक्कत आ रही है, तो हम बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। और महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष इस चर्चा का निकलता है वो ये है कि केंद्र सरकार ने एक सार्थक पहल तो की है। एक मजबूत राष्ट्र, एक सुव्यवस्थित राष्ट्र के लिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना की जा रही है तो कुल मिलाकर उसकी सदाशयता को लेकर भले ही संदेह हो, पर उस व्यवस्था के लाभ हैं, इससे इंकार नहीं। लेकिन क्या संख्या के तौर पर उस आंकड़े के करीब वर्तमान सरकार दिखाई देती है? 543 सदस्यीय लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 292 सीटें हैं, जबकि इस संविधान संशोधन के लिए उसको 362 सदस्यों के समर्थन की स्पष्ट आवश्यकता है। जिस प्रकार का एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बना हुआ है, ऐसे में क्या देश की इस जरूरत के लिए सत्ता पक्ष वो अनुकूल वातावरण बना पाएगा जिसमें विपक्ष का साथ हासिल कर पाएगा? अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार इस बिल को पास करा पाती है तो कुछ हो या ना हो, पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे की सार्थकता जरूर जाहिर होगी। देखते हैं देश हित के संदर्भ में बताए जा रहे इस संविधान संशोधन के प्रति आने वाले समय में सियासत क्या रुख लेती है। क्या 2029 में वाकई वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल होगा, संभव होगा, या महज एक शिव का बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? इंतजार रहेगा। पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्वलंत विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस कोशिश को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि आंधी में जो एक दीप जलाया है किसी ने, आंधी में जो एक दीप जलाया है किसी ने, बेकार ना ये उसकी पहल जाए तो अच्छा। आलोक यादव ने क्या कमाल की बात कही है। अगर देश के सियासी दलों, चाहे वो सत्तारूढ़ है चाहे विपक्ष की भूमिका में, इस बात को समझ पाए तो शायद देश का कुछ भला कर पाए। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए